गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्रैश कोर्स की 4th क्लास है। हम 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं पहले, ये 4th क्लास है। और मैंने आपको बताया था कि क्रैश कोर्स की टोटल 30 क्लासेस होंगी, ये 4th क्लास है। और ये जो 30 क्लासेस हैं, अगर आप कर लेंगे तो पेपर में जितने भी इजी और एवरेज क्वेश्चंस आएंगे आप सब के सब सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, हर क्लास में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन, खासकर मेडिकल में तो एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, हर क्लास में से एक क्वेश्चन मिनिमम। और नॉन मेडिकल के अंदर भी हर 3 क्लास में से 2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो आपको करना क्या है, आज की जो क्लास है उसके अंदर जो टॉपिक्स करवाए जाएंगे, इन टॉपिक्स को बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। इन टॉपिक्स में से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 या 3, ठीक है। तो और आज की क्लास के ऊपर बेस्ड मैं आपको अभी डीपीपीज दूंगा और ये जो डीपीपीज हैं ये आपको सोल्व करनी है, राइट। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले मैं टॉपिक बता रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी, पहले तो आप हेडिंग डालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखो मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं। सबसे पहले मान लिया जाएगी यहां पे ना, केस नंबर 1 में मान लो कि यहाँ पे जो है ना ये ए पोजीशन है और ये वाली बी पोजीशन है और एक ये वाली सी पोजीशन, और ए से लेके बी तक एक गाड़ी गई है v1 की स्पीड से और बी से लेके सी तक एक वही वाली गाड़ी गई है v2 की स्पीड से। ए से बी तक गाड़ी गई है v1 की स्पीड से, लगातार v1 की स्पीड रही है। यहाँ पे v1 ए से लेके बी तक लगातार कितनी स्पीड रही है v1 की, और बी से लेके सी तक लगातार v2 की स्पीड रही है। बी से लेके सी तक यहाँ पे v2 लगातार कितनी स्पीड रही है v2। बी से लेके सी तक स्पीड रही है v2। ए से लेके बी तक स्पीड रही है v1। अब एक बात बताइए, इस केस के अंदर जो टाइम है, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू सी, ये गिवन आपको, ठीक है। गिवन क्या बताइए यहाँ पे, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू सी। और ए से लेके बी तक वेलोसिटी लगातार v1 रही है और बी से लेके सी तक वेलोसिटी लगातार v2 रही है। आपको ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी फ्रॉम ए टू सी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक, कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको, सुनिए आप। इसका जो आंसर आएगा, मैं पहले तो आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा v1 प्लस v2/2, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आंसर आएगा इसका, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये वाला आंसर आया कहां से, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आया कहां से है। ये देखो सिंपल है, ये तो v1 प्लस v2/2। इसमें क्या किया कि ए से लेके सी तक जो टोटल टाइम है, उस टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम को। अभी मैं एक अगला केस लूंगा, ये पहला केस था। केस नंबर 2 में क्या होगा कि जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहले पार्ट में वेलोसिटी v1, दूसरे पार्ट में वेलोसिटी v2, और उसमें एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी, तो उसका जो आंसर आएगा वो इससे अलग आएगा। स्टूडेंट जो है ये नहीं कंपेयर कर पाता, इस बात का फर्क नहीं समझ पाता कि इसके अंदर टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें टोटल टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसके अंदर आएगा v1 प्लस v2/2, ठीक है ना। ये आया कैसे है, ये देखो एवरेज वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एवरेज वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम, इससे सोल्व होंगे, टोटल टाइम इससे सोल्व होंगे। और इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी की ना स्पेशल एक डीपीपी है, और वो जो पूरी की पूरी डीपीपी के सारे क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। अगर आपने उस डीपीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आप समझ लेना कि आप पेपर में एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है ना। कई तो एवरेज वेलोसिटी को बहुत आसान सा टॉपिक समझते हैं, बट इसके जो क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हो नहीं पाते। अब वो पूरी डीपीपी जरूर सॉल्व करना, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि लगभग सारे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाने से हो जा रहे हैं, और हर क्वेश्चन लगभग डिफरेंट टाइप का है, राइट। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टाइम, इसने टाइम दे तो नहीं रखा, टाइम मान लेते हैं ए से लेके बी तक का जो टाइम है वो टी है। ए से लेके बी तक का टाइम टी मान लिया, और बी से लेके सी तक का टाइम भी टी मान लिया। ए से बी तक का टाइम टी, बी से लेके सी तक का टाइम टी। अब एक बार टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम v1t, हाँ जी। ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम v1 इनटू टी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बी से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, v2 इनटू टी। और टोटल टाइम क्या आएगा बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम 2t आ जाएगा, हाँ जी। टोटल टाइम कितना आएगा यहाँ पे,
2t। तो इसके अंदर बताइए v1 प्लस वी टू बाई टू। हाँ जी, प्रूफ हो गया ना ये, v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि अगर टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, पहले आधे टाइम में वेलोसिटी लगातार v1 रही है, चेंज नहीं हो रही, ध्यान रखना, लगातार v1 रही है ए से लेके b तक, और b से लेके c तक लगातार v2 रही है, तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी हो जाती है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई में 2। नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि अगर मान लिया जाए कि ये पोजीशन ए है, ये बी है और ये सी है। ए से लेके बी तक गाड़ी गई है v1 की स्पीड से, और बी से लेके सी तक गाड़ी गई है v2 की स्पीड से, राइट। ए से बी तक v1 की स्पीड से और बी से लेके सी तक v2 की स्पीड से। और यहाँ पे गिवन क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी, जो डिस्प्लेसमेंट है वही बी सी है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को। इस केस के अंदर में निकालना क्या है, टू फाइंड वी एवरेज निकालना है फ्रॉम ए टू सी। ए से लेके सी तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे हम इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी? हाँ जी, हाउ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। इसके अंदर सुनो, आप इसको करने के लिए आप एक काम करो, आप एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इसके अंदर पहली बात तो जो इसका आंसर आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इसका 2v1v2 आंसर, 2v1v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस v2। ये रिजल्ट याद कर लीजिए आप। हाँ जी, 2v1v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस v2, ये इसका आंसर आएगा। ये आया कहां से, कैसे आया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे ये बताइए वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एक बार बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर ऐसा करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखनी है आपको पहले। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एस मान लीजिए आप, इसकी एस है, ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक भी एस है। हाँ जी, ए से लेके बी तक की कितनी डिस्प्लेसमेंट एस, बी से लेके सी तक भी कितनी है एस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2s। हाँ जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी यहाँ पे 2s आ जाएगी। अब एक बार ए से लेके बी तक का जो टाइम आएगा वो आएगा एस बाई वी वन। टाइम कितना आएगा इसके अंदर, एस डिवाइडेड बाई में वी1 प्लस में इसके अंदर यहाँ ए से लेके बी तक का जो टाइम लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी एस बाय वी1। यहां से लेके यहाँ तक का टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, यानी कि एस बाय वी2। ऐसा करोगे आप एस बाय वी2। अब एक काम करो, इसमें से एस को बाहर ले लीजिए आप, इसमें से एस को बाहर लोगे आप तो ये आएगा आपके पास 2 डिवाइड बाय में 1 बाय वी1 प्लस में 1 बाय वी2, ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करोगे, तो ये आपके पास बनेगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये आपके पास आएगी एवरेज वेलोसिटी। इस प्रकार अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को, मैंने पहले जो केस था उसमें था टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इस केस में एवरेज वेलोसिटी होगी 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए अभी हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी के अंदर कहीं ना कहीं एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सारे क्वेश्चन इससे से ही होंगे, अगर कोई क्वेश्चन ना हो पाए तो सीधा सॉल्यूशन देके आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है, या फिर वो जो दो फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। अभी टॉपिक का नाम है रिलेटिव मोशन, राइट। रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है, एक बार मतलब जो ना लिख लेते हैं टॉपिक का नाम रिलेटिव मोशन। ये वाला जो टॉपिक है, एक तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और इसका यूज तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, और डायरेक्ट एग्जाम में भी आ जाता है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा अभी। रिलेटिव मोशन को डायरेक्ट जो है ना समझाने से समझ नहीं आता, मैं आपको अभी इसके 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखने हैं, ठीक है ना। मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, इनको सोचते वक्त मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग क्या थी, ये देखना। आपको देखना कि लास्ट तक चलते चलते आप कहेंगे कि रिलेटिव मोशन चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे, लेकिन आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फिजिक्स इस बात पे, जो फिजिक्स जिसकी अच्छी होती है, यानी कि एक ऑब्जर्वर अच्छा है, वो इस बात को सिग्निफाई करती है फिजिक्स का अच्छा होना, कि वो एक ऑब्जर्वर अच्छा है, वो ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि सामने वाला क्या कर रहा है और क्या होना चाहिए। एक्चुअल में आपको क्या करना है इसमें, ऑब्जर्वेशन, बस ऑब्जर्वेशन करनी है, राइट। समझ में आ गया ना आपको। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला केस, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पर्सन ए है और ये वाला पर्सन बी है,
राइट। और ये इधर दौड़ लगा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला दौड़ लगा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, ठीक है ना। ये ए वाला दौड़ लगा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, और बी वाला इधर दौड़ लगा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई ये कह दे कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बताओ बी के रिस्पेक्ट में, इसकी जो वास्तविक रूप से वेलोसिटी 10 है, रियल वेलोसिटी 10 है, और इसकी रियल वेलोसिटी 20 है, वो नहीं बतानी, तो दे रखी है। ये बताना है ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, मतलब बी को ए की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, आपको जो है वो नजर आएगी, नहीं वो नजर नहीं आती, वो नजर नहीं आती, ठीक है ना। ये अगर रेस्ट में होता ना बी, अगर कोई रेस्ट में खड़ा होकर किसी की वेलोसिटी देखेगा तो जो है वो नजर आती है, वो रियल वेलोसिटी होती है, लेकिन खुद अगर मोशन में है तब देखेगा तो वेलोसिटी अलग नजर आती है, और जो नजर आती है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ रही है आपको बात। एक बात बताइए, आप अगर बस में जा रहे हैं, सामने से एक दूसरी बस आई, आपको वो वाली जो बस है उसकी जो स्पीड, आपकी बस भी चल रही है, सामने आपकी बस 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, सामने वाली बस भी आई 40 मीटर पर सेकंड से। अगर आप उस बस को देखते हैं तो वो एकदम से इतनी ज्यादा स्पीड से निकलती है ना, आपको क्या लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, वास्तव में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, वास्तव में उसकी स्पीड कम थी, जितनी नजर आई उससे कम थी उसकी स्पीड, वो आपको नजर आई, वो रिलेटिव है। आ रही है बात समझ में आपको। जैसे मान लिया जाए कोई बस आपको ओवरटेक करे, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव जो नजर आए वो जरूरी नहीं है कि रियल हो, जो नजर आए वो जरूरी नहीं, हाँ अगर आप रेस्ट में खड़े हैं फिर जो नजर आएगा वो रियल होगा, और अगर आप मोशन में हैं तब जो आपको नजर आएगा वो रियल नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। समझ आ रही ना बात आपको, मतलब उसके वो रिलेटिव जो आएगी वो रियल से अलग होती है वो वेलोसिटी। अभी देखिए आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज आप ये बस, आप इस बस के अंदर हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि अब जैसे कि ये वाली बस जा रही है, ऐसे पीछे से एक बस आ रही है और ये ओवरटेक कर रही है आपकी बस को, इस तरीके से ओवरटेक कर रही है, इस तरीके से ओवरटेक कर रही है, दोनों चल रही हैं। तो अब एक बात बताइए, जब ये ओवरटेक करके जाएगी तो आपको जो ये जो बस है जो आपको ओवरटेक कर रही है, आपको इसकी स्पीड बहुत कम नजर आएगी, उसकी स्पीड है ज्यादा लेकिन नजर कम आ रही है। वो इतनी कम नजर आती है कि हम उसके अंदर जो बंदे बैठे हैं उनको गिन भी सकते हैं, उनकी शक्ल तक पहचान लेते हैं, अरे वो पड़ोसी, अरे वो चाचा, अरे वो बुंडी से शक्ल उसको तो मैं जानता हूं, इस तरीके से आप सबको पहचान सकते हो आप। एक बात बताइए आप, इसके अंदर जो है यहाँ पे ये एक्चुअल में आपको जो उसकी वेलोसिटी नजर आई है, इस बस के बंदों को, जो इस बस के बंदों को जब उन्होंने देखा तो जो वेलोसिटी नजर आई उनकी, क्या वो रियल थी? नहीं थी यार, वो कुछ और थी, और जो थी ना वो रिलेटिव है, वो निकालनी होती है, यानी रिलेटिव अलग हो सकती है, रियल अलग होती है। आ रही है बात समझ में आपको। बंदा रेस्ट में है तो उसके रिस्पेक्ट में रियल रिलेटिव एक ही चीज है वो तो बस, ठीक है ना। अभी सुनिए आप, अब देखो आप, अब ए की वेलोसिटी बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी पलट के ए को दोगे आप, बी की वेलोसिटी दोगे ए को, और वो भी डायरेक्शन पलट के, ठीक है ना। रिलेटिव निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, मैं देखो करके दिखाता हूं आपको। देखिए आप यहाँ पे देखो, इसको पहले तो पढ़ने का तरीका, कई सारे स्टूडेंट को पढ़ना नहीं आता, इसको पढ़ने का तरीका होगा वेलोसिटी ऑफ ए, जो पहले नंबर पे लिख रखा है, विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी देखेगा ए को, बी को आप एक बार रोक दीजिए, बी को आप एक बार रोक दीजिए, बी की वेलोसिटी पलट के ए को दे दीजिए। अगर बी की वेलोसिटी पलट के अगर आप ए को दे देंगे ऐसे, तो इधर 20 मीटर पर सेकंड आपने इस तरफ दे दिए, अब आप इसको काटा मार दो क्योंकि आपने इसको दे चुके हो। तो ये बताइए इसका जो आंसर आएगा, अभी दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, और ये वाली डायरेक्शन है, ये आई कैप है, ये वाली डायरेक्शन, तो आई कैप लिख दीजिए, ये वाली डायरेक्शन होती है आई कैप, ये माइनस आई कैप, ऊपर जे कैप, नीचे माइनस जे कैप। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसी क्वेश्चन में सामने वाला ये कहता, ठीक है, अब इसको रेड को हटा दीजिए आप एक बार, क्योंकि ये तो पलट के दी हुई वेलोसिटी है, ओरिजिनल नहीं है यहाँ पर ये। अब एक बात बताइए आप, अगर मैं ये कहता कि इसके अंदर जो है ना, अगर मैं ये कहता कि वेलोसिटी ऑफ बी बताइए आप विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी बतानी है ए के रिस्पेक्ट में बतानी है आपको, ठीक है ना, बी की वेलोसिटी बतानी है ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे बताइए आप, ए को रोक दो आप, हाँ जी ए को रोक दोगे आप, ए की वेलोसिटी पलट के बी को दोगे आप, ठीक है ना, ए को रोक दोगे आप, ए को रोक दोगे इसके अंदर, इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दोगे, इस तरफ 10 है ना तो आप इस तरफ दोगे 10 पलट के, 10 मीटर पर सेकंड, ये इस तरफ 10 है तो इस तरफ 10 दोगे पलट के, ठीक है ना। इसको रोक दिया आपने और इसकी वेलोसिटी इसको दे दी और पलट के दे दी, डायरेक्शन इस तरफ भी तो इस तरफ दे दी, तो कितनी आई बताइए इसका आंसर, 30 मीटर पर सेकंड आएगा, और वो किस तरफ आएगा बताइए, माइनस आई कैप, तो ये माइनस साइन आपने यहां लगा दिया। अच्छा अब सुनिए, एक और केस करते हैं हम लोग, ठीक है, एक और केस करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सेकंड केस, मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन ए है और ये एक पर्सन बी है, सपोज ये ए है और ये बी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है
30 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है इधर 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए जा रहा है इधर 30 से और बी जा रहा है इधर 70 से। आपको यह बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में। तो बी की वेलोसिटी दोगे आप ए को, और वो भी डायरेक्शन पलट के, इधर है ना 70 तो इधर की तरफ दोगे 70, आप इस तरफ दे दीजिए 70। हाँ जी, अब इसको आपने हटा दिया, अब ये है नहीं। अब एक बात है, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इधर 30 है इधर 70 है, तो नेट कितना आएगा, नेट आएगा 40 इस तरफ। तो इसका आंसर आएगा बताइए -40 आई कैप। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा, -40 आई कैप, मतलब मीटर पर सेकंड तो आप लगा ही लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आप इस रेड को हटा दीजिए और ये भी जो क्रॉस किया था इसको हटा दीजिए। रियल वेलोसिटी रहना जरूरी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये पलट के देने वाला सिस्टम तभी एप्लीकेबल है जब दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड की रियल वेलोसिटी दे रखी हो, दोनों की रियल वेलोसिटी, और अक्सर रियल ही दी हुई होती है सभी क्वेश्चंस में। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए की वेलोसिटी आप दे दीजिए बी को, और वो भी डायरेक्शन को पलट के। हाँ जी, दिया, दे दीजिए आप इसको, यहाँ पे इसको पलट के दे दीजिए 30 इस तरफ दोगे आप। जी 30 आप इस तरफ दे दोगे, आप इसको कटा मार दो आप। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी बताइए बाप, इसकी नेट वेलोसिटी आएगी यहाँ पे 40 आई कैप आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा अब सुनिए आप, इसके अंदर जो है ना एक ना नोट करने वाली बात पता है क्या है, देखो इसका आंसर है +30, इसका आंसर है -30, यहाँ पे इसका आंसर है एक तो 40 और एक आया -40। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जो बी होती है वही होती है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होता है, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होता है। कोई ये कह दे कि ए की वेलोसिटी जो बी के रिस्पेक्ट में वो, और ए की वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये दोनों सेम ही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। बात समझ में आ गई आपको? नोट कर लीजिए 20 सेकंड्स। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट केस करवा रहा हूं। देखिए आप, देखो मान लो आपको ये कह दिया कि यहां पे जो है ना एक गाड़ी है ये वाली, और इसकी स्पीड है इधर 40 मीटर पर सेकंड, ये गाड़ी ए है, और यहां पर एक गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है बी, और इसकी जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकंड है, और इनके बीच का जो गैप है यहाँ पे वो 400 मीटर का गैप है। इनके बीच का गैप बिटवीन ए एंड बी इज 400 मीटर, ए और बी के बीच का गैप है 400 मीटर है। यहाँ पे आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि टाइम कितना लगेगा इन कोलिजन का। फाइंड टाइम फॉर कोलिजन, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम फॉर कोलिजन बोल सकते हो आप इसको, टाइम फॉर कोलिजन। देखिए आप, ये गाड़ी इधर जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रही है 60 मीटर पर सेकंड से, इनके बीच का गैप है 400 मीटर। आपको ये बताना है कि ये कितने टाइम बाद टक्कर मारेंगे एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने टाइम बाद टक्कर मारेंगे। कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को? सुनिए आप, इसमें काम करो आप, देखिए आप इसको जो ना इसी जो रिलेटिव मोशन वाली ट्रिक है इसका यूज करके किया जा सकता है। कैसे करोगे? देखो टाइम इज इक्वल्स टू, इनके बीच का गैप कितना बताइए, गैप, रिलेटिव गैप बोलते हैं इसको, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में गैप। अब पता है एक्चुअली में गैप तो उतना ही रहता है हमेशा ही, रियल गैप और रिलेटिव गैप उतना ही रहता है। मतलब आप ये कहो ना इन दोनों के बीच में रियल गैप कितना है 400 मीटर, अगर कोई ये कह दे इसके रिस्पेक्ट में ये गैप कितना है तो 400 मीटर, इसके रिस्पेक्ट में गैप कितना है 400 मीटर, यानी कि गैप तो किसी के भी रिस्पेक्ट में उतना ही रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो बॉडी, चाहे वो बॉडी मोशन में है, गैप तो वही रहेगा। दो पेड़ हैं, पेड़ अगर कोई रेस्ट में खड़ा है और वो उसको ये कहा जाए कि इन दोनों पेड़ों के बीच गैप कितना है, तो जितना वो बताएगा ना बस में बैठा आदमी भी उतना ही बताएगा, ठीक है ना। यानी कि इन्हीं दो जो सेपरेशन है, बेसिकली सेपरेशन रियल और रिलेटिव एक ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गैप है, गैप डिवाइडेड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी, किसी एक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख दीजिए आप, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लिख दीजिए आप, रिलेटिव वेलोसिटी। गैप कितना बताइए, यहाँ पे 400 मीटर है, गैप है 400 मीटर, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो 100 इसमें 100 हो जाएगी, 100 जी। एक और इसमें ए की वेलोसिटी बतानी है, मान लो बी के रिस्पेक्ट में बतानी है, तो 60 को पलट के दे दीजिए आप, 100 हो जाएगा। या फिर बी की वेलोसिटी, और अब देखो या तो ये मान लो कि बी को रोक दी, इसमें बी को रोक दिया और बी की वेलोसिटी पलट के इसको दे दी, इसकी 100 होगी और ये गाड़ी आगे टक्कर मारेगी इसको, या तो ऐसा सोच लो, या फिर ऐसा सोच लो कि ए को रोक दिया
और ए वाली वेलोसिटी पलट के इसको दे दी और बी आगे टक्कर मारेगी, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 4 सेकंड्स। अब आपको सर वास्तव में तो ऐसा हो नहीं रहा कि एक रुक गई, ऐसा तो वास्तव में नहीं हो रहा, तो आप कैसे क्यों कर रहे हो? ये एक ट्रिक है, बस एक ट्रिक है टाइम निकालने की। ये वास्तव में भी अब टकराएंगी कहीं और, बीच में कहीं रास्ते में कहीं टक्कर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक रुक गई और दूसरी आगे टक्कर मार रही है, वास्तव में तो ऐसा नहीं होगा। वास्तव में तो कहीं बीच में आगे टक्कर मारेंगी, लेकिन वो इतने टाइम बाद ही टक्कर मारेंगी। तो ये जो तरीका है, ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो जो रिलेटिव मोशन है, ये एक प्रकार की ट्रिक है, कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इससे। समझ आ रही है ना बात आपको? तो ये आप नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहां पर ये गाड़ी है ए और एक ही गाड़ी है बी, ठीक है। ये जो ए वाली है ना, इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की इस तरफ और एक्सेलरेशन है इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस तरफ, ठीक है। और ये जो बी वाली है, बी वाली, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड की और एक्सेलरेशन इस तरफ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है ना। ये जो गाड़ी ए है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 और एक्सेलरेशन इस तरफ है 5, और जो गाड़ी बी वाली है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 और एक्सेलरेशन इस तरफ 5, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 180 मीटर, ये इनके बीच का गैप दिया हुआ है, राइट। आपको ये बताना है कि कितने टाइम बाद कोलिजन होगा, व्हाट इज द टाइम फॉर कोलिजन। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज टाइम फॉर कोलिजन, कोलिजन का टाइम बताना है आपको कितना हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको सोल्व करने के लिए एक काम करो, बी को रोक दीजिए आप, ठीक है ना। बी की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पलट के दे दीजिए आप। वेलोसिटी इस तरफ 10 है, ठीक है ना, तो ये पलट के इस तरफ 10 दोगे आप, 10 मीटर पर सेकंड। इस तरफ 10 है तो इस तरफ 10 दोगे आप, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ये आपने पलट के दे दी, ठीक है ना। इसको हटा दो यार, ऐसा करता हूं मैं, इससे नहीं मतलब रब करना चाहिए, इसको मैं काट देता हूं। इस तरफ थी ना 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं इसको थोड़ा काट देता हूं ऐसे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी दे चुके हो ताकि कंफ्यूज ना करे कि ये भी 10 कुछ है, इसलिए काट रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है ना 5, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 5। अब एक्सेलरेशन को देना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। इसके अंदर एक काम करो, इसका एक्सेलरेशन 5 इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन 5 इस तरफ है, तो ये पलट के दोगे आप इसको। एक काम करो, ये 5 इस तरफ दे दिया पलट के आपने, ये तो रोक रखी, तो ये गाड़ी तो चल रही है 5 सही है, ये रोका इसको आपने, रोका इसको है, तो इसका एक्सेलरेशन इसको दोगे आप, ठीक है ना। किसी एक को रोक दिया, बी को रोक दिया मैंने, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इसको दे दिए। अब एक बात बताइए आप मुझे, इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? 0। हाँ जी, नेट वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। और एक्सेलरेशन कितना हो गया बताइए? एक्सेलरेशन 10, ठीक है ना। यानी कि एक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बन गया, अब एक नया क्वेश्चन बन गया। अभी क्वेश्चन ये बन गया कि यहां पर ये जो गाड़ी ए है, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी क्या है इसकी? 0, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो गैप है, ये जो बी है, ये जो बी है ना, ये है यहाँ पे रेस्ट में, ये रेस्ट में अभी इसको रेस्ट में कर दिया, इसका सब कुछ इसको दे दिया, ठीक है ना। और गैप इनके बीच का 180 मीटर, गैप इनके बीच का 180 मीटर। अब आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि कितने टाइम बाद कोलिजन होगा। तो ये देख लो, अब ये यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू जाएगी 180, हाँ जी, s की वैल्यू जाएगी 180, ठीक है। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 0, u की वैल्यू हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू, हाँ जी बताइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 10, हाँ जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10। और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर, यहाँ पे टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 180 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 36 और टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 6 सेकंड्स। समझ में आ गया होगा आपको? नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ नई बात समझने को ये मिली है कि अगर गाड़ी के पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों है और दूसरे वाली गाड़ी के पास भी ऐसे ही है, तो और टाइम ऑफ कोलिजन अगर निकालना है, तो इसको जब आप रोकोगे तो वेलोसिटी को वेलोसिटी दोगे पलट के और एक्सेलरेशन को पलट के एक्सेलरेशन दोगे। इससे ये बात समझ में आती है। नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स।
देखिए एक अगला क्वेश्चन, ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहां पर ये गाड़ी ए है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इस तरफ है इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर ये जो गाड़ी है ये बी है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन इसका जो है वो एक्सेलरेशन इसी तरफ है, इसका भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का गैप है यहाँ पर, इनके बीच का गैप एक बार 400 मीटर मान लीजिए, गैप है 400 मीटर, ठीक है ना, गैप 400 मीटर है। इसकी देखो ए की वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन है 20, इसकी वेलोसिटी 10 और एक्सेलरेशन है 20 इस तरफ, ठीक है। आपको टाइम फॉर कोलिजन बताना है। व्हाट इज टाइम फॉर कोलिजन, क्वेश्चन ये है व्हाट इज टाइम फॉर कोलिजन, कोलिजन का टाइम बताना है। कैसे करें इसको, सुन आप, इसमें भी अगेन मैं वही वाली प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने फिर से ये क्वेश्चन दिया है, सेम प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक काम करो, टाइम ऑफ कोलिजन अगर पूछ लिया जाए ना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, और टाइम ऑफ कोलिजन पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, किसी एक को रोक दोगे और इसका सब कुछ इसको दे दोगे आप, ठीक है ना। दूसरे को इसको रोक दिया, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो पलट के, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है ना 10, तो पलट के इस तरफ दे दो 10, ठीक है ना। पलट के आपने इस तरफ दे दी 10 मीटर पर सेकंड, हाँ जी दे दी ना। अब आपने इसको काट दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 20, हाँ जी 20 इस तरफ है, पलट के इस तरफ दे दो 20, हाँ जी इस तरफ दे दिया पलट के, वो भी 20 का, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपने इस तरफ दे दिया, हाँ जी 20 इस तरफ था ना, इस तरफ पलट के दे दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको भी आपने इसको रोक दिया एक प्रकार से, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, इसको तो रुक गया, तो अब इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है 20, और नेट एक्सेलरेशन क्या है इसका 0, नेट वेलोसिटी 20 और नेट एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये है अब कि यहाँ पे ये गाड़ी ए है और ये वाली गाड़ी जो है वो बी है यहाँ पे, और इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो 20 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, और ये रेस्ट में ही है यहाँ पे, इसको मैंने रेस्ट में कर दिया, और गैप है 400 मीटर का। कितने टाइम बाद टक्कर होगी, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया। तो यार एक बात बताओ, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ना इसके पास अभी ना इसके पास है, इसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आके टक्कर मारनी है इसके साथ बस। तो बताइए टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम लगेगा यहाँ पे गैप अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, गैप अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ये गैप अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कब लगता है, जब एक्सेलरेशन ना हो, इसके पास एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है ना, और ये रेस्ट में है यहाँ पे, तो यानी कि गैप अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, गैप कितना है पे 400, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 20, यानी कि आंसर कितना आएगा इसका 20 सेकंड्स, आंसर इज 20 सेकंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 30 सेकंड्स, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो है ना क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक बार, क्वेश्चन देखो क्या, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को नीचे फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक दूसरी बॉल है, इसको ऊपर फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, ए है और ये बी है, समझ आ रही है बात आपको। इसको 40 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका गया और इसको ऊपर की तरफ फेंका गया, इनके बीच जगह पे 120 मीटर, हाँ जी हाइट कितनी है 120 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करना है, जी को, एक्सेलरेशन को कंसीडर करना है, कहीं उसको भूल जाओ आप, ठीक है ना। कंसीडर जी। अच्छा अब सुनो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये इक्वेशन में क्या है कि टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है, फाइंड टाइम फॉर कोलिजन, कोलिजन का टाइम आपको निकालना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। टाइम फॉर कोलिजन बताना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, सबसे पहली बात तो, और 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। मुझे ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं, ठीक है ना, कि एक बॉल को ए को 40 की स्पीड से नीचे फेंका गया और एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, इकट्ठे एक ही टाइम पे फेंका गया है, और गैप है 120 मीटर, गैप 120 मीटर है,
और जी को कंसीडर करके चलना है, कहीं सोचो यहाँ पे जी है ही नहीं, वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लो, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाइंड द टाइम फॉर कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन आपको बताना है। 30 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं, आपका टाइम अब शुरू होता है। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको करने के लिए आप एक काम करो, देखो आप पहले तो इसका एक्सेलरेशन लिखो। इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ है, 10 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। और इसका एक्सेलरेशन बताइए, इसका भी 10 मीटर पर सेकंड उसके नीचे की तरफ है, ठीक है ना। इसका भी 10 नीचे की तरफ और इसका भी 10 नीचे की तरफ है। एक काम करो, किसी एक को रोक दो आप। हाँ जी, किसको रोकना चाहते हो आप? इसको रोक दीजिए आप, ए को, ठीक है ना। ए को रोक दीजिए आप, और इसका सब कुछ मतलब चाहे बी को रोक दो चाहे ए को रोक दो, एक को रोक दो आप। टाइम ऑफ कोलिजन निकालने के लिए कहीं पर भी टाइम ऑफ कोलिजन आ जाए ना, तो समझ लो रिलेटिव मोशन का ही यूज होगा वहां पे, ठीक है ना। वहां पे रिलेटिव मोशन का यूज होगा। सुनो आप, इसमें ए को रोक दीजिए आप। ए की वेलोसिटी 40 है, पलट के इसको दे दो इस तरफ। 40 को पलट के आपने ऊपर की तरफ दे दिया 40 मीटर पर सेकंड, दे दिया ऊपर की तरफ। अब आप इसको काट दो, ठीक है ना। यहाँ पे ये नीचे 40 देना, ऊपर की तरफ 40 दे दिया आपने, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब एक काम करो, नीचे की तरफ 10 है ना, इसमें नीचे की तरफ 10 है, तो ये ऊपर की तरफ दे दो आप 10, ठीक है ना। एक्सेलरेशन दे दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ, इसको भी आप काट दीजिए। अब इसका एक्सेलरेशन 10 नीचे था, ऊपर दे दिया 10। इसकी वेलोसिटी नीचे दी 40, अब ऊपर की तरफ दे दी 40। ये रुक गई यहाँ पे, ये जो बॉल ए है यहाँ पे रुक गई। अब एक काम करो आप, ये जो 10 है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। हाँ जी, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, राइट। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये बॉल रुकी हुई है और इसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। ये बॉल रुकी हुई है, इसका सब कुछ हमने इसको दे दिया, ये रुकी हुई है, और इसका एक्सेलरेशन देखो कैंसिल आउट हो गया ना, मतलब ये 80 की स्पीड से, अब देखो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, 40 प्लस 40 80 हो गया, यानी कि 80 की स्पीड से जाके टकरा जाएगी। इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी 80 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट स्पीड से जाके टकराएगी 80 मीटर पर सेकंड से। आपको इस तरह से कैसे हो सकता है, इसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से ऊपर कैसे आ सकती है? इसकी जो स्पीड कांस्टेंट मैं बता रहा हूं 80, वो इसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। आप इस रिस्पेक्ट को बड़ा ध्यान से समझो यार। यहाँ पे इसकी जो स्पीड है एक तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी कि ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है एक तो वो देखें, उसके लिए तो उसके रिस्पेक्ट में तो उसकी स्पीड घटेगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसके ए के रिस्पेक्ट में। इससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, बुक्स में दिया हुआ होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसके अंदर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बहुत टाइम लग जाएगा इसके ऊपर करने में। इसको तो पहले टाइम टी मानना पड़ेगा, लेट कि टी टाइम पर टकराए, फिर ये मानना पड़ेगा कि इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने 120 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, और फिर वो इसके लिए वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर वो दोनों का जो टाइम है वो इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि बहुत झंझटबाजी है। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आप कब अप्लाई कर पाओगे, जब आप इस बात को समझ पाओगे कि यहाँ पे अलग अलग किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत होती है कि बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है ना। हमेशा एक अच्छा जो एनालाइजर, एक अच्छा ऑब्जर्वर जो स्टूडेंट होगा ना, वो हमेशा कहेगा सर पहले तो ये बताओ बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो सर, आप बातें बाद में बनाओ, क्या बातें हो रही हैं, रिस्पेक्ट बताओ सर पहले, तो मुझे पहले उसको माइंड में सेट करने दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात किसके, एक ही रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ए को क्या लगेगा, ए को ये लगेगा कि जो बी वाली बॉल है वो 80 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से आएगी और आगे टकराएगी, ए को ये लगेगा, ठीक है ना। अगर एक यहाँ पे एक पर्सन हो और यहाँ पे एक पर्सन हो, इस पर्सन को ऊपर फेंक दिया किसी ने 40 की स्पीड से, और इस पर्सन को नीचे फेंक दिया 40 की स्पीड से, और ये अपने गिरते हुए डरने की बजाय, या ये वाला जो पर्सन है, ये डरने की बजाय सिर्फ ये देख रहा है कि बी की तरफ कंसंट्रेट किए हुए कि बी की स्पीड क्या है, सिर्फ इसको कंसंट्रेट किया हुआ है, तो ए को ये लगेगा कि ये 80 की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, इसको ऐसा लगेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड, और वो कांस्टेंट स्पीड है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। आगे बात समझ में आपको? अब सुनो, आप यहाँ पे अब टाइम कितना लगेगा इसको बताइए। गैप अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, गैप अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, गैप कितना बताइए 120 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में 80, यानी आंसर कितना आएगा इसका बताइए। यहाँ पे आंसर आएगा 3/2, यानी कि 1.5 सेकंड्स, ये आंसर है इसका। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जिनको छोड़ने के बाद ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, दोनों के दोनों फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के कोई और फोर्स नहीं लग रहा, फ्री अंडर ग्रेविटी मोशन अगर हो रही है तो इस बात का मतलब क्या, सुनो, कई बार क्वेश्चंस में जाता है कि एक बॉडी है वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, इस बात का मतलब नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। इस बात का मतलब ये है फ्रीली अंडर ग्रेविटी मतलब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना, कोई आदमी नहीं, इंसान, कोई और कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ नहीं लग रहा, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। फ्रीली अंडर ग्रेविटी मोशन का मतलब ये है। अब सुनो, अगर दो बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे कि इवन से प्रोजेक्टाइल हो, प्रोजेक्टाइल मोशन भी फ्रीली अंडर ग्रेविटी होती है। मैंने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, दूसरी बॉल को ऐसे फेंक दिया, दोनों की मोशन फ्रीली अंडर ग्रेविटी हो रही है, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। लेकिन जैसे दो को फेंका, एक ए को और एक बी को, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा, ए के रिस्पेक्ट में बी वाला, और बी के रिस्पेक्ट में ए स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। इसका आंसर ये है, नोट कर लीजिए आप, 10 सेकेंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये करके दिखाना आपको, ठीक है। 30 सेकंड्स दिए जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है इसका। वही एक बॉल है, इसको ऊपर फेंका गया 60 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल है, इसको फेंका गया 30 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ, ठीक है। गैप है 45 मीटर, 60 से ऊपर 30 से नीचे। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ए को 30 से नीचे, बी को 60 से ऊपर, और गैप है 45 मीटर। आपको ये बताना है कि टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, व्हाट इज द टाइम फॉर कोलिजन। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज टाइम फॉर कोलिजन, व्हाट इज टाइम फॉर कोलिजन, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, आपको दिए जाएंगे अभी 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। जी को कंसीडर करके चलना है, कंसीडर जी, कंसीडर जी, जी को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। 30 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका और एक को 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। टावर की हाइट है 45 मीटर और एक ही टाइम पे फेंका गया है, एक ही टाइम पे ऐसे करके फेंका गया है, ठीक है ना। टाइम ऑफ कोलिजन आपको बताना है, कीजिए 30 सेकंड्स। हाँ जी, शुरू करते हैं। देखिए आप, जी को तो कंसीडर करना आपको, तो इसका जी लिखिए आप, इसका जी कितना बताइए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो जी है वो कितना बताइए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जी 10 है और इसका भी जी कितना बताइए, 10 है। अब आप क्या करोगे, देखो, ए को रोक दीजिए, ए का सब कुछ बी को दे दो आप, ए को रोक दो और ए का सब कुछ बी को दे दो आप, दे दीजिए आप। इसकी स्पीड 30 है ना नीचे, तो ऊपर की तरफ दोगे 30 मीटर पर सेकंड, हाँ जी दोगे ना, ठीक है। और इस 30 को काट दो आप। इसका जी 10 है ना नीचे, तो इसका जो जी है ना वो ऊपर दोगे आप, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ दोगे आप, इसको भी काट दीजिए आप, ठीक है ना। आपने ए को रोक दिया, ठीक है ना, इस ए को रोक दिया उसने, ठीक है ना, ए को आपने इसको रोक दिया। अब देखिए आप इसके अंदर क्या करोगे आप, इसको ना, ये तो जी है तो दोनों अपोजिट में है, ये जी क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तो जी से जी कैंसिल हो गया, जी से जी क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया ना, काटा क्यों रहे हैं, कैंसिल हो गया एक प्रकार से, ये कैंसिल हो गया, काट दिया एक प्रकार से ना, तो जी से जी कैंसिल, एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट है दोनों। वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 90, हाँ जी, वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 90 होगी। ए के रिस्पेक्ट में ए रुकी हुई है, बॉल हवा में रुकी हुई है, ठीक है ना, और बी की वेलोसिटी है 90, तो ये बताइए टाइम कितना लगेगा। टाइम फॉर कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन आएगा गैप डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, गैप अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। गैप कितना बताइए आप, गैप है 45 मीटर, हाँ जी, गैप कितना है 45, और रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या बताइए 90, तो आंसर क्या आएगा इसका 1/2 सेकंड्स, ये आंसर है। नोट कर लीजिए आप 10 सेकंड्स। अभी एक क्वेश्चन है, इसको करके दिखाना आपको, ठीक है। एक बॉल ए है, ठीक है, और एक बॉल बी है, राइट।
इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 60 मीटर पर सेकंड, और जो ये वाला एंगल है दिस इज 60 डिग्री, राइट। 60 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है और इसका एंगल है 60 डिग्री ये वाला, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहां पे एक दूसरी बॉल है, यहां पे इसकी स्पीड अब 40 मीटर पर सेकंड है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। एक बॉल ए है, इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, और एक बॉल बी है, इसकी स्पीड है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। आपको ये बताना है इस केस के अंदर कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको करके दिखाइए, ठीक है ना। अब कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है इसका, आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैप मत लगाना, कैप टाइप नहीं हो पाता, आई लिख देना सिर्फ, मैं समझ जाऊंगा इसमें। और आप देखिए, आप यहाँ पे ए की वेलोसिटी बताना है, बी के रिस्पेक्ट में आई और जे की फॉर्म में लिखना है। मैं आपको करने के लिए हिंट दे रहा हूँ, करने के लिए हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। आप इसे कंपोनेंट्स लेंगे, कंपोनेंट्स, और इसके भी आप कंपोनेंट्स लेंगे, फिर ए की वेलोसिटी बतानी है, बी के रिस्पेक्ट में बी को रोक देंगे और बी का सब कुछ ए को दे दोगे, दोनों कंपोनेंट्स ए को दे दोगे और नेट वेलोसिटी फिर निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। आई और जे की फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, लिखिए, आपको 30 सेकंड्स दी जा रही है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, पहले आप इसके कंपोनेंट्स ले लो आप, ठीक है, इसे कंपोनेंट ले लीजिए आप, इसका ये और एक ये आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका 30 आएगा, ये वाला कंपोनेंट दो 60 को 60 होता 30। अगर किसी ने कल की क्लास एंड नहीं किया ना तो एंड कर लेना यार, वो वेक्टर्स पढ़ाएगा, पिछली सेकंड क्लास कर लेना, सेकंड क्लास में वेक्टर्स पढ़ाया गया, राइट। इसका आएगा 60 sin 60 यानी कि 30√3 आएगा, ये 30√3। इसके आपने दो कंपोनेंट्स ले लिए, इधर आएगा 30, इधर आएगा 30√3, और आपने इसको काट दिया, ठीक है। दो कंपोनेंट्स ले लिया आपने, इधर 30 इधर 30√3, हाँ जी ले लिए ना। अब आप इसके दो कंपोनेंट्स ले लीजिए, आप इसके दो कंपोनेंट्स ले लीजिए, आप इसको ना हटाई दो यार, ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आपको, ठीक है ना। ये इसको हटाई दो आप, मतलब जो है ना यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया यार, ठीक है ना, सोल्व करने के लिए, ठीक है, हटा दिया। कंपोनेंट्स लेने के बाद आप उसको हटा दो तो बेटर है। लेकिन सर आपको सर कॉपी में कैसे हटाएं, आप अलग से बना लो ना किसी क्वेश्चन को फिर से, जिसके अंदर ये हटा हुआ होगा, ठीक है ना, उससे गलती नहीं होगी। अब सुनो, अब एक बात बताइए, इसके दो कंपोनेंट्स हो गया 40 cos 30, 40 cos 30 कितना होता है, 20√3, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा 20, हाँ जी ये आएगा 20 और ये आएगा 20√3 मीटर पर सेकंड। इसके आपने दो कंपोनेंट्स ले लिए ना, हाँ जी। अब इसको भी आप हटा दीजिए आप, ठीक है ना, आपने इसको भी हटा दिया जी, हटा दिया ना आपने इसको भी, ओके। अब आपको बताना है ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, तो आप बी की दोनों वेलोसिटी पलट के इसको दे दो, ठीक है ना। ये इधर है ना 20, तो इधर की तरफ दोगे 20 मीटर पर सेकंड, हाँ जी दे दी, हाँ जी, और इसको हटा दिया अब आपने। अब ये नीचे की तरफ है ना 20√3, अब ये पलट के ऊपर की तरफ दोगे 20√3 आपने पलट के ऊपर की तरफ दे दी, आपने इसको भी हटा दिया, समझ आ गई बात आपको, यानी कि बी को आपने रोक दिया, अब बी रुक गई। अब एक बात बताइए, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 और 20 ऐड हो जाएंगे, ये आएगा 50 आई कैप, हाँ जी क्या आएगा यहाँ पर, ये 50 आई कैप, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, कितना आएगा बताइए यहाँ पे प्लस का 50√3 जे कैप, ये आपके पास आंसर आएगा, हाँ जी नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी आपको एक क्वेश्चन बताना है, ठीक है, देखिए आप, ये व्हाट इज द टाइम फॉर कोलिजन जो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए नहीं था ये, ठीक है ना, ये उससे पिछले वाले क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है, और एक इस क्वेश्चन के लिए भी है व्हाट इज द टाइम फॉर कोलिजन, पिछले वाले क्वेश्चन में कोलिजन वगैरह नहीं होना था, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। सुन आप, कोई ये कहते हैं कि एक बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इधर 60 मीटर पर सेकंड है, ये वाला एंगल इसका इसका जी 60 डिग्री, ठीक है, और यहां पे इस बॉडी की वेलोसिटी इधर ये भी 60 मीटर पर सेकंड ही है, और ये वाला एंगल भी यहाँ पे 60 डिग्री ही है, ठीक है। इसकी स्पीड है 60 ए की, और एंगल हॉरिजॉन्टल का 30 डिग्री, ये बी है, इसकी स्पीड भी है 60 और एंगल कितना है 30 डिग्री,
समझ आ रही है बात आपको? एंगल 30 डिग्री नहीं, सॉरी 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री ही है, 60 की स्पीड है और एंगल 60 डिग्री ही है, ठीक है। अब सुनो, यहां पे गैप दे दिया इनके बीच का 300 मीटर। गैप कितना दे दिया बताइए? 300 मीटर का गैप दे दिया। आपको ये बताना है कि टाइम ऑफ कोलिजन, ये दोनों भी टक्कर मारेंगे, ऐसे जाके टक्कर मारेंगे दोनों, ऐसे जाके टक्कर मारेंगे। ये आपको व्हाट इज द टाइम फॉर कोलिजन बताना है, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको करने के लिए, अगेन इसको करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड्स, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन सुन लो फिर से क्या है, और मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना। और 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट लिख पाएंगे, ठीक है ना। देखिए आप, इसके अंदर ए है और एक बी है, यहां पे जो गैप है वो कितना 300 मीटर, स्पीड है कितनी 60 और एंगल है 60 डिग्री, इसकी स्पीड है 60 और एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों जाके टकराएंगे, टाइम ऑफ कोलिजन बताना है इसका। इसको करने के लिए आप एक काम करो, एक को रोक दो, एक को रोक दिया, इसके पहले कंपोनेंट लोगे आप, क्या करोगे, इसके भी 2 कंपोनेंट लोगे और इसके भी 2 कंपोनेंट लोगे, फिर इसको रोक दोगे, इसके दोनों कंपोनेंट पलट के इसको दोगे, ये रोक दिया आपने, इसकी नेट वेलोसिटी निकाल लोगे, ठीक है ना। फिर ये देखोगे कि ये ए जो है ना, बी तो रुक गया, ए जो है वो बी तक 300 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाता है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व करिए, 30 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इसको करने के लिए आप एक काम करो, यहां पे इसके 2 कंपोनेंट्स ले लो, एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, ये वाला आएगा 30, ठीक है ना, और ये वाला आएगा 30√3। 2 कंपोनेंट्स ले लिया आपने, देखो कितना फास्ट लेने पड़ रहे हैं ना कंपोनेंट्स, ठीक है। मैंने तभी कहा था ना, तो आपको कंपोनेंट्स तो बहुत स्पीडली लेने पड़ेंगे, है ना। इसके भी 2 कंपोनेंट्स ले लो आप, एक इस तरफ एक ऊपर की तरफ, ये वाला तो आएगा 30 और ये वाला आएगा 30√3, ठीक है। आपने इसके भी 2 कंपोनेंट्स ले लिए। अच्छा अब सुनो, इसको आप हटा दीजिए, ऐसे हटा दिया ना आपने इसको, और आप इसको भी हटा दीजिए, हटा दिया आपने इसको भी। अब सुनो, एक काम करो, आप ए की वेलोसिटी बतानी है आपको, पहले काम करो, एक को रोक दो, आप बी को रोक दीजिए, आप बी को आपने रोक दिया, इसकी जो स्पीड थी ना 30, वो आपने इस तरफ दे दी पलट के, हाँ जी 30 इस तरफ दे दी ना पलट के, 30 इस तरफ थी, आपने इस तरफ दे दी पलट के, आपने इसको हटा दो अब आप इसको, ठीक है। अब एक बात, इसकी स्पीड कितनी 30√3 थी, ऊपर ऊपर थी ना 30√3, वो नीचे की तरफ दे दी आपने 30√3, इसकी जो स्पीड है वो 30√3 नीचे की तरफ दे दिया आपने 30√3, ठीक है। इसको भी आपने हटा दिया, बी वाली बॉल रुक गई, बी क्या यहाँ पे रेस्ट में है, बी इज दैट रेस्ट। अब देखिए ए के बारे में, 30√3 और 30√3 दोनों कैंसिल आउट, हाँ जी 30√3 और 30√3 ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बताइए, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड, ये जो यहाँ पे बी किसमें रेस्ट में है, और ए की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी बताइए 60, ठीक है ना। ये तो कैंसिल होगी वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड 60 होगी, और बी क्या है, बी यहाँ पे रेस्ट में है। तो अब एक काम करो, अब इसको करने के लिए बी यहाँ पे रेस्ट में है और इसकी स्पीड है यहाँ पे 60, तो आप एक काम करो, यहां से लेके यहां तक ये कितना टाइम लगाएगा बताइए, 60 की स्पीड कांस्टेंट स्पीड है इसकी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ये आएगा गैप डिवाइडेड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी, गैप अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। गैप कितना बताइए इनके बीच का 300 मीटर, गैप है 300 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 60, तो कितना आंसर आएगा इसका 5 सेकंड्स, आंसर इज 5 सेकंड्स, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। देखिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टॉपिक का नाम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वाला जो टॉपिक है इसका एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तो हमेशा ही देख रहा हूं इसका क्वेश्चन। कैलकुलस पे बेस्ड है इसका क्वेश्चन, कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, आप देख लेना उठा के। और ये टॉपिक खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, लेकिन अभी मैं कुछ देर में ये वाला टॉपिक आपको इजी लगेगा, आप इसको ध्यान से सुनना, इजी लगने वाला आपको ये बहुत टॉपिक। पहले तो मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसके अंदर क्वेश्चन आएगा कैसे, आखिर मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसके ऊपर, मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए आप इसके अंदर देखो 4 फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होता है टाइम, टी फॉर टाइम, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट,
x फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, और एक होता है एक्सेलरेशन, a फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सुनो, ये 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन 4 फिजिकल क्वांटिटी को मिलाने से बनते हैं 6 रिलेशंस। कैसे बनते हैं 6 रिलेशन? सुनिए आप, एक तो होता है एक्स रिलेशन। हाँ जी, क्या होता है एक्स रिलेशन? एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है। मतलब जैसे एक्स दे दिया, एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये एक एक्स रिलेशन है। इसमें टाइम की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा। टाइम की अलग अलग वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है ना। एक तो होता है एक्स टी रिलेशन, एक होता है वीटी रिलेशन। एक्स टी रिलेशन होता है एक तो एक्स टी, एक होता है वीटी रिलेशन। ठीक है ना, वीटी रिलेशन नहीं बोला जाता, टीवी उल्टा नहीं बोला जाता, वीटी रिलेशन ही बोला जाता है। जैसे वेलोसिटी के लिए टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक होता है एटी रिलेशन, एक होता है वीटी रिलेशन, और एक होता है एटी रिलेशन। ठीक है, और एक होता है वी एक्स रिलेशन, वी एक्स, और एक होता है ए एक्स रिलेशन, एक होता है वी एक्स रिलेशन, एक होता है ए एक्स रिलेशन, और एक होता है ए वी रिलेशन। ये 6 रिलेशन होते हैं, राइट। अब सुनो, अगर वीटी रिलेशन है तो वीटी रिलेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास से, तो वो मोमेंटम टाइम रिलेशन बन जाता है, मोमेंटम टाइम रिलेशन। एक्सेलरेशन एटी रिलेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास से, तो ये फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन जाता है, ये एफटी रिलेशन बन जाता है। समझ आ रही है ना बात आपको? अब सुनो आप, इसके अंदर जो है ना, यानी कि एक प्रकार से ये 8 फंक्शंस हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इनमें से कोई एक भी फंक्शन दे रखा हो, कोई एक भी, ठीक है ना, बाकी सारे घर निकल जाएंगे। हाँ, इन दोनों के लिए मास गिवन होना जरूरी है, अलग से मास। ठीक है ना, ये जो 6 है मेन, तो इन 6 में से अगर कोई एक दे रखा हो तो बाकी 5 के 5 निकाले जा सकते हैं, बाकी 5 के 5 निकाले जा सकते हैं, और यही एग्जाम में आता भी है। ठीक है ना, अक्सर आ जाता है, मतलब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। देखो कैसे करेंगे हम, और इसके अंदर यूज किस चीज का है? इसके अंदर यूज है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, कोई एक दिया हो तो बाकी सारे के सारे रिलेशन कैसे बताएं, तो उसके लिए आपको क्या आता होना चाहिए? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होना चाहिए। ठीक है ना, सारी जरूरत उसी की है। लेकिन मैं कंफर्म हूं, आप में जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम को तो आता है, लेकिन कुछ एक ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं आता, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता। भाई अब क्या करो, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट दूंगा डिफरेंशिएशन को, और 5-7 मिनट दूंगा इंटीग्रेशन को। ठीक है ना, और अभी मैं कवर करवा देता हूं, जितनी जरूरत है उतना बता देता हूं मैं, जितनी जरूरत है। दोनों 5-5 मिनट में अभी कवर हो जाएंगे। 10 मिनट में जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतने की जरूरत है। आप अभी एग्जाम का लोड है आपके ऊपर, काफी प्रेशर, तो जल्दी समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे टाइम में आ जाती है, 1 घंटे की चीज 5 मिनट में समझ में आ जाती है, तो आपको भी समझ में आएगी। आप कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है ना। और 10 मिनट के अंदर जो चीज करवाऊंगा वो सिर्फ उतने की ही जरूरत है, ये आगे समझने के लिए, आगे ना बात समझ में आपको। इसको एक बार नोट कर लीजिए, 10 सेकेंड्स। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन के मैं आपको 5 रूल्स बता रहा हूं, सिर्फ ये 5 रूल्स आपको माइंड में सेट करने हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या है कि देखो, मान लो कहीं पर ऐसा लिख रखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इसको मतलब जो है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी बाई डी जो है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन की। ठीक है ना, कहीं आपको डी से डी कैंसिल कर दो, ऐसे भी बच्चे देखे हैं डी से डी कैंसिल कर रहे हैं। बताओ, इसके अंदर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। हमेशा डिफरेंशिएशन किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो बताइए क्या होगा इसका मतलब डिफरेंशिएशन? इसका होगा, पहले पावर को आगे ले लो एन, फिर लिखोगे एक्स, फिर पावर में से एक कम कर दो, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको माइंड में सेट करनी है। एक्स की पावर एन है ना, एन को पहले आगे लिख लिया आपने, एक्स एन को आगे लिख लिया पहले आपने, फिर लिखा एक्स, फिर पावर में से एक कम कर दो। समझ आ गई बात है? एन एक्स एन की पावर एन माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1। समझ आ गई बात आपको? अब सुनो इसे एग्जाम्पल्स। मान लो कोई ये कह दे कि एक्स की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए आप, तो क्या करोगे आप बताइए? पहले तो 4 लिखोगे, 4, फिर लिखोगे एक्स, फिर 4 माइनस 1, यानी कितना है यहाँ पर? ये 4x की पावर 3।
ऐसा लिखोगे आप। अगर मान लो कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5 करके दिखाइए आप, तो कैसे करोगे बताइए आप। पहले लिखोगे आप -5, हाँ जी, पहले क्या लिखोगे -5, फिर लिखोगे आप x, फिर क्या लिखोगे x, फिर लिखोगे -5 -1 लिखोगे आप, ठीक है ना। यानी कि सोल्व किया, नहीं क्या आएगा यहाँ पे -5 x की पावर -6, ये आपके पास आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात आपको। जैसे मान लो आपको ये कह दें कि डी बाई डी एक्स और बताओ x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 को, हाँ जी, तो कैसे लिखोगे आप उसको बताइए। पहले तो पावर है, पावर को आगे लिख लीजिए, 3/2 लिख लिया आपने, फिर लिखोगे x, फिर लिखोगे 3/2, फिर लिखोगे -1, ठीक है ना। सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा बताइए इसका, 3/2 x की पावर, हाँ जी, कितना बन जाएगा यहाँ पर ये 3/2 -1, तो 1/2 बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। जैसे कि मान लो कोई ये कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, ये कह दिया 1/√x, इसको सोल्व करना है। तो आप एक काम करो, सुनो आप, इसके अंदर जैसे √x लिख रखा है ना, तो x की पावर रूट को हटा के पहले x की पावर 1/2 करोगे, ठीक है ना, फिर उसको ऊपर लेके आओगे x को। पहली बात तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए x जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये अगर रूट है, रूट तो रूट की पहले पावर में लोगे, x की कुछ पावर लगी होनी चाहिए, ये फॉर्मूला लगाने के लिए x की कुछ पावर लगी होनी चाहिए, x के ऊपर रूट नहीं, रूट को हटा के पावर लगा दो 1/2, ठीक है ना। तो वो एक ही मतलब है वैसे, बट पावर दिखना जरूरी है, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे ना। तो आप एक काम करो, पहले तो यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 1/2, ऐसा लिखोगे आप पहले तो। अब आप इसको ऊपर लेके आओगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, फिर लगाएंगे फॉर्मूला, अभी नहीं कर सकते। अब आप इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा ये, हाँ जी, ये x की पावर +1/2 है, तो ऊपर आओगे तो ऊपर लेके आओगे तो -1/2, हाँ जी, सोल्व करो इसको, माइनस का 1/2 आपने आगे लिया, x की पावर -1/2 -1 -1/2 और इसको सोल्व करो आप, -1/2 x की पावर -3/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इस प्रकार सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी देखिए मैं बता रहा हूं रूल नंबर 2। इसका जो रूल नंबर 2 है वो ये है कि अगर कोई ये कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ के यू, कोई ये कह दे ये कोई कांस्टेंट नंबर है के, तो और u कोई टर्म है, जैसे कि u की वैल्यू x² भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। ये के क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है ना। यानी कि के को आप बाहर ले सकते हो, के कैन बी टेकन आउटसाइड, के को बाहर लिया जा सकता है। समझ आ रही है ना बात आपको, के को बाहर लिया जा सकता है, कांस्टेंट है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4, इसको सोल्व करिए आप, तो क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले लोगे आप, कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है इसमें, 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है ये, एक्चुअली मल्टीप्लाई में है ये, और x की पावर 4 का क्या आएगा बताइए, 4x की पावर 4 -1, यानी सोल्व करोगे 12x की पावर 3, ये आपके पास आंसर आएगा इसका। समझ में आ गई होगी बात आपको, कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है, ठीक है ना। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, चाहे कुछ भी हो जाए, एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 का। जैसे कि मान लो कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 100 बताओ, तो क्या आएगा बताइए, 0। कोई कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ -3 बताइए, कितना आएगा बताइए, 0। तो किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी देखिए उसके बाद रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, मान लो कहीं पर ऐसा लिख रखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, ऐसा लिख रखा है। तो जैसे कि दो अलग अलग टर्म्स लिख रखी हैं, जैसे कि ये u है, u की वैल्यू जैसे x² हो सकता है, x की पावर 4 हो सकता है, v भी एक टर्म है अलग से x² है, जैसे या x की पावर 4 है, x की पावर 6 है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे इनके बीच में एक साइन है, प्लस या फिर माइनस, कोई भी साइन है, कोई एक साइन है, दो नहीं हो सकते, कोई एक है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। मतलब कहने का ये है कि इनको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई दो टर्म्स लिखी हुई है तो आप इनको, या 3 है या 4 है, आप इनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, यही है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस x की पावर 3 प्लस 4x, ठीक है,
4 x की पावर 4 ऐसा कह दिया मान लो, और ये कह दिया, या फिर यहाँ पे माइनस लगा दो एक, ठीक है ना, यहाँ पे एक माइनस लगा दिया मैंने, और क्योंकि एक प्लस तो एक माइनस भी होना जरूरी है, इसको डिफरेंशिएट करो आप। तो आप क्या कर सकते हो यार, इसको ना अलग अलग कर सकते हो आप इन तीनों को, ठीक है ना, इन तीनों को अलग अलग कर सकते हो। आप देख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे जो साइन है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एक्स की पावर 4, ठीक है ना। और इनको अलग अलग सोल्व करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसका तो आंसर क्या आएगा बताइए, 2x, फिर प्लस इसका क्या आएगा बताइए, 3x स्क्वायर आएगा इसका, और इसका आएगा माइनस का 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हाँ जी। यहाँ पे x क्यूब आता है इतना, x स्क्वायर का इतना आ गया, इसमें ये 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 4 का क्या होगा 3x स्क्वायर, हाँ जी, x की पावर 4 का क्या होगा 3x स्क्वायर, यानी कितना आएगा यहाँ पे 12 x स्क्वायर आ जाएगा आपके, सॉरी इसका आएगा सॉरी x की पावर, देखो 4 को तो बाहर ले लिया, x की पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब आएगा इसका, 4x क्यूब, ठीक है ना। देखो देखो एक 4 को तो आप अलग से लिख ही लो, देखो 4 को लिख लिया आपने इसको, फिर x की पावर 4 का आएगा 4x क्यूब, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना। 4 4 16 लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। ये रूल नंबर 4 था। अभी रूल नंबर 5, अगर कोई ये कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये 1 आता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है ना। ये तो कॉमन सेंस है, और ये बात रूल नंबर 1 से ही निकली है, वहीं से आया ये, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये बार बार यूज होता है, तो मैंने इसको अलग से रूल बना दिया कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। समझ आ रही है ना बात आपको, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना आपको। ये कैसे आया, तो सिंपल सी बात है यार, x की पावर 1 है, जैसे मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ आपको कैसे आई है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालना था ना, तो x की पावर 1 मान लिया आपने इसको, अब वो रूल नंबर 1 लगा दिया, 1 को आगे ले लो आप, फिर x, फिर 1 माइनस 1, तो 1 x की पावर 0 हो जाएगा ये, तो यार 1 बन जाएगा ये, x की पावर 0 1 ही होता है, x की पावर 0 क्या होता है 1। तो इस प्रकार याद रखिए, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन उसे खुद के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है ना। किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन उसे खुद के रिस्पेक्ट में क्या होता है बताइए 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी देखिए उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी 5 रूल्स हैं, ये आपको माइंड में सेट करने हैं। सबसे पहले नंबर पे रूल नंबर 1, अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिख रखा हो कि इंटीग्रेट करो x की पावर n को, और x के रिस्पेक्ट में dx लिख दिया, इसको पढ़ने का तरीका होगा, देखो ये तो सिंपल है किसका इंटीग्रेशन का, और x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, हाँ जी ये आएगा इसका, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब सुनिए आप, इसके अंदर देखिए, अब आप मैं इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। जैसे कोई ये कहते हैं कि x की पावर 3 को इंटीग्रेट करो आप, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास। x की पावर 3 का आएगा x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, यानी कि ये आएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अगर कोई ये कह दे कि x की पावर -4 को इंटीग्रेट करो आप, x की पावर -4 को, तो बताइए ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब ये भी नहीं पता तो प्रॉब्लम आती है। देखिए आप यहाँ पे x की पावर -4 का आएगा x की पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1, यानी क्या आएगा यहाँ पर ये x की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3। अब जैसे कि मान लो कोई ये कह दे कि x की पावर 5/2, इसको इंटीग्रेट करिए आप, तो बताइए कैसे करोगे आप इसको, x की पावर 5/2 को इंटीग्रेट करना है, तो ये आएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, हाँ जी सोल्व कर लेंगे ना आप इसको। जैसे कि अगर कोई ये कह दे कि इंटीग्रेट करिए आप 1/√x को, 1/√x dx, इसको सोल्व करिए आप, तो कैसे करेंगे बताइए आप। सबसे पहली बात तो ये रूट नहीं होना चाहिए, रूट की जगह करोगे x की पावर 1/2, क्योंकि इसके अंदर देखो x की पावर n इस फॉर्मेट में होना जरूरी है, और ये x न्यूमरेटर में है ना कि डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में रहते रहते हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। आप एक काम करो, पहले तो रूट को हटाओ, रूट को हटा के पावर 1/2 करो, पावर की फॉर्मेट में लेके आओ इसको, फिर आप इसको ऊपर लेके जाओगे। देखो कैसे करेंगे इसको, पहले तो आप इसको ऐसा करो, x की पावर 1/2 लिखोगे, लिखा ना आपने इसको, ठीक है ये जरूरी है। अब उसके बाद उसको ऊपर लेके जाओ, आप ऊपर लेके जाओगे, लिखोगे x की पावर -1/2 dx। अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया है,
इंटीग्रेट करने के लिए इसको ना, ताकि इंटीग्रेशन इजीली हो सके, इसके लिए इसको मॉडिफाई किया है अभी। तो अब आप क्या करोगे बताइए, अब इसको x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय में -1/2 + 1, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कोई ये कहता है कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ के यू डी एक्स, ठीक है, यू तो कोई टर्म है जैसे कि x² x³ कुछ भी हो सकता है, और के कॉन्स्टेंट है, के क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट, के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसमें कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, जैसे कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता था, इसी प्रकार इसमें भी कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है। यहां पे इसको लिखा जाता है के को बाहर ले लिया आपने, फिर लिखोगे यू डी एक्स, ठीक है ना भाई, इसको ऐसे लिखोगे आप यू डी एक्स, ऐसा करोगे आप, इसके अंदर कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है ना, इसके अंदर से कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है। जैसे कि मैं इक्वेशन मतलब जो है ना, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई ये कहते हैं कि 3x², इसको इंटीग्रेट करके दिखाइए आप, x3x² इसको इंटीग्रेट करके दिखाइए, तो 3 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले सकते हो, इसको बाहर ले लीजिए आप x² dx, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, ये 3 तो कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन होगा x³ डिवाइडेड बाय 3, तो ओवरऑल क्या आ गया ये x³। हाँ जी, ये आपके पास x³ निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सुनो आप। रूल नंबर 3 के अंदर अगर कोई ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन करो सिर्फ dx का, इंटीग्रेशन करो सिर्फ dx का, ओनली dx लिख दिया, तो इसका आंसर x आएगा, ठीक है ना, इसका x आएगा। आंसर कैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी माइंड में सेट कर लो आप। अगर कोई ये कहे कि इंटीग्रेशन करो dy का, तो क्या आएगा y, हाँ जी, dy का इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा y। अगर कोई ये कह रहे हैं कि dz का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा z। समझ आ रहा है ना आपको, ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर कोई ये कहते हैं कि dx का इंटीग्रेशन करो, तो आप इसको लिख सकते हो 1dx, हाँ जी, dx का इंटीग्रेशन करो, यानी क्या लिख सकते हो आप इसको 1dx लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे 1 को x की पावर 0 लिख सकते हो ना आप, हाँ जी, 1 को क्या लिख सकते हो x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 नहीं होता है, वो x की पावर 0 1 होता है, ठीक है ना। अब आप इस x की पावर 0, इसके ऊपर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, यानी क्या आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा ये x की पावर 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1, यानी कि ओवरऑल x ही तो आ गया, ओवरऑल क्या आ गया आपके पास x। मतलब कहने का यार समझ में आ गया होगा आपको कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, यार ये बात याद करनी है आपको, dy का इंटीग्रेशन y होता है, ये बात आपको याद करनी है, dz का इंटीग्रेशन z होता है, ये बात आपको याद करनी है। समझ में आ गया ना आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। देखिए अभी उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर कोई ये कह दे, रूल नंबर, अगर आपको कोई ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे ना ऐसा लिखा हो u + -v dx, ऐसा लिख रखा हो u + -v dx, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा u dx, यहाँ जो भी साइन है यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, फिर लिखोगे v dx। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। हाँ जी, आप इसको देखिए कैसे करोगे, इंटीग्रेशन u + -v dx इज इक्वल्स टू आप u dx का इंटीग्रेशन प्लस माइनस v dx का इंटीग्रेशन। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कह दिया x³ माइनस में x² और यहाँ पे लिख दिया dx, x³ माइनस में x² और यहाँ पे इंटू में क्या लिख दिया आपने, dx लिख दिया। तो आप इसको क्या करोगे बताइए, इसको सेपरेट कर सकते हो, x³ dx, फिर लिखोगे माइनस साइन, फिर लिखोगे बताइए x² dx। जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, x³ dx माइनस में x² dx, ठीक है ना। इनको सेपरेट आपने कर दिया, जो साइन यहाँ पे इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन में भी तो यही हुआ था ना, सेपरेट कर दिया था आपने। यहाँ पे क्या आएगा, ये x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, फिर माइनस साइन, यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। रूल नंबर 5, अगर रूल नंबर 5 के अंदर देखो क्या है कि जो इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। लिख लीजिए आप इस बात को, इंटीग्रेशन
एंड डिफरेंशिएशन, मैं सीधा DIFF लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एक्स क्यूब को कोई डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है ना, तो कितना आएगा बताइए, 3 को तो बाहर ले लिया आपने, 3x² आएगा जी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x²। अगर कोई इसको इंटीग्रेट करे, अभी इसको इंटीग्रेट करे तो वापसी यहीं पर पहुंच जाएगा वो, यानी कि अगर कोई टर्म है और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ आया है आंसर, अगर उसको इंटीग्रेट कर दो तो वापसी वहीं पहुंच जाओगे आप, वापसी वहीं पर ही पहुंच जाओगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आप 3x² को इंटीग्रेट कर देते हो, सपोज अगर आप 3x² को इंटीग्रेट कर देते हो तो देखो 3 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, बाहर ले लो आप, इंटू x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ डिवाइडेड बाय 3, यानी आंसर क्या आ गया x³, यानी कि आप वहीं पर पहुंच गए वापस, ठीक है ना। यानी कि कोई भी टर्म है अगर उसको डिफरेंशिएट करके कुछ आंसर निकालोगे और उस आंसर को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो वापसी वहीं की वहीं पहुंच जाओगे। बात समझ में आ गई आपको? नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी सुनिए, देखो मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर जो 6 रिलेशंस होते हैं XT, VT, AT, VX, AX, AV, इन 6 रिलेशंस में अगर एक रिलेशन दे रखा हो तो बाकी निकाले जा सकते हैं, राइट। वो कैसे निकालेंगे सुनो आप, उसके लिए आपको मैं भी कुछ एक फॉर्मूले और बता रहा हूं, ये माइंड में सेट करने पड़ेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है, ये ध्यान से सुनना आप, ये बेस है, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन को और उन क्वेश्चंस को आपस में जोड़ते हैं ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। देखिए आप याद रखिए, जो वेलोसिटी होता है वो d/dt ऑफ x के बराबर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने का टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाती है, याद रखिए आप इस बात को। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाती है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वेलोसिटी। सेकंड देखिए आप, एक्सेलरेशन होता है d/dt ऑफ v, यानी कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी ए होता है dv/dt के बराबर। समझ आ गई बात आपको? अब सुनो, एक तीसरा रिलेशन और है, मैं लिखूंगा यहीं पर, ये भी इसके नीचे, लेकिन पहले मैं थोड़ा डिराइव करता हूं। इन दोनों का ना रेशियो ले लो, दिस अपॉन दिस करो आप एक बार, a अपॉन v कर दो आप, a अपॉन v, दिस अपॉन दिस, ये क्या लिख रखा है dv/dt, और ये क्या लिख रखा है dx/dt। यहां पे ऐसा करो, इसको लिख सकते हो आप dv/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। अब dt से dt कैंसिल, क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा dv/dx आएगा आपके पास। अब v को आप इधर ले लो, v को इधर लोगे तो क्या आएगा बताइए, a इज इक्वल्स टू v dv/dx, ये आ जाएगा आपके पास। ये तीसरा फॉर्मूला मैंने यही लिख दिया, a इज इक्वल्स टू v dv/dx। ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एक तो 3 ये वाले माइंड में सेट करने हैं, क्या होता है, v इज इक्वल्स टू dx/dt, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आएगी। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आएगा, a होता है dv/dt। और ये बताइए एक एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और फिर जो करने के बाद उसको वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वहां से आएगा आपके पास एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई होगी आपको? अच्छा अब सुनो, यहां पे आप एक काम करें, देखो इसके अंदर जो है ना v इज इक्वल टू dx/dt होता है, v इक्वल टू dx/dt, ठीक है। इसको ना इधर ले जाओ आप, इट इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू v dt, राइट। इसको इधर ले गए आप, अब इनको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू v dt इंटीग्रल। एक ये आपको याद करना है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आएगी भाई, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। यहां पे देखो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी आएगी। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन को, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। एक दो फॉर्मूले ये वाले हैं, ठीक है ना। अब सुनो, 5 हो गए टोटल, ठीक है ना। v इक्वल टू dx/dt, a इक्वल टू dv/dt, एक a होता है v dv/dx, और एक x को लिख सकते हो आप v dt इंटीग्रल, और ऐसे ही आप v को लिख सकते हो a dt इंटीग्रल। समझ में आ गया होगा आपको? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बेस है हर क्वेश्चन को करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं इन 5 में से ही कोई ना कोई लगेगा, इन 5 में से ही कोई ना कोई लगने वाला है। समझ में आ रही है ना बात आपको? नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स।
अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए x दिया हुआ है आपको, जो ना x की वैल्यू दी हुई है 4t² - 60 + 2, ये दिया हुआ है मान लो। और ये कह दिया इसके अंदर, आप बताइए इसके अंदर vt रिलेशन बताओ, आप इसके अंदर at रिलेशन बताओ, आप इसके अंदर vx रिलेशन बताओ, आप इसके अंदर ax रिलेशन बताओ, आप इसके अंदर av रिलेशन बताओ, ठीक है ना। और आप इसके अंदर मोमेंटम टाइम रिलेशन बताओ, एक आप इसके अंदर फोर्स टाइम रिलेशन बताओ, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन बताइए आप, ठीक, ये कह दिया आपको, ठीक है। कैसे करें सुनो, आप कैसे करेंगे इनको मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो vt रिलेशन निकालना है, v = dx/dt। सोल्व करो आप इसको, d/dt ऑफ 4t² - 60 + 2, इसको सोल्व करना आपको। तो कितना आएगा बताइए, 80 - 6 आएगा आपके पास, 80 - 6 आ गया ना vt रिलेशन। अच्छा अब सुनो, सेकंड है at रिलेशन निकालना आपको। at रिलेशन कैसे करोगे बताइए। at रिलेशन निकालने के लिए a = d/dt ऑफ v, v ये है ना यहाँ पे 80 - 6 है ये, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये आ जाएगी 80 का डिफरेंस 8 और 6 का जाएगा 0, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास। ये आपके पास आएगा सेकंड, हाँ जी, ये आपके पास 80 में, यानी कि टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसके अंदर। और वो अगर इसमें टाइम का फंक्शन आ भी सकता था वैसे, और इसमें बाय द वे कांस्टेंट आ रहा है, ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर, ठीक है ना। अब निकालना है वी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, वी एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये जो दो वीटी रिलेशन तो ये वाला है और एक्सटी रिलेशन ये है। ये जो वीटी रिलेशन है ना आपके पास, इसमें से देखो टी को एलिमिनेट करना है, टी को, तो यहां से टी की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो आप। v = जैसे 8t - 6 है तो 8t की वैल्यू आ जाएगी v + 6, तो v के तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहां से बताइए, t की वैल्यू आएगी v + 6 / 8, और आप इसको पुट कर दो यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे पुट करो x = 4t², t² यानी कि v + 6 / 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का 60, टी की वैल्यू आ जाएगी v + 6 / 8, और फिर उसके बाद है +2, ये आपके पास v एक्सेलरेशन आ गया। इसी फॉर्मेट में है बस, सिर्फ इसमें v और x के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, सब कांस्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना। v पुट करोगे तो x आ जाएगा, जिस v के, ये पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर v के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी तो आप बता सकते हो, तो ये v एक्सेलरेशन आ गया। एक हमें निकालना a एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन यही रहेगा, a एक्सेलरेशन यही रहेगा, क्योंकि ये टाइम x किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो a की वैल्यू तो 8 ही रहेगी। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके बाद सुनो, आप उसके बाद हमें निकालना है av रिलेशन, वो भी यही रहेगा, ये भी रिलेशन एक्चुअल में बाय द वे vx ax av, तो रिलेशन तो ये यही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें निकालना है मोमेंटम टाइम रिलेशन। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इसमें गिवन होना चाहिए, मान लो मास दे रखा है इसने, सपोज इसने मास दे रखा है आपको 3 kg, सपोज मास कितना दे रखा है यहाँ पे 3 kg दे रखा है, तो 3 इंटू में वेलोसिटी की वैल्यू जो है ना, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये वाली 8t - 6 पुट कर दीजिए, ये आपके पास pt रिलेशन आ गया। अब हमें बताना है ft रिलेशन, तो f को मास इंटू एक्सेलरेशन करना है। मास कितना है 3, फोर्स क्या होता है बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास है 3, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 है, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट लग रहा है इस बॉडी पे 24 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस प्रकार अगर एक रिलेशन दे रखा है तो बाकी सभी के सभी निकाले जा सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 10 सेकंड्स। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन दे रखा आपको, मान लीजिए 2t - 4, ये एक्सेलरेशन दे दिया, और ये कह दिया कि ये बाकी सभी रिलेशंस बताओ। at रिलेशन दे दिया इसने, ये वाला दे दिया इसने, ये वाला दे दिया, बाकी सब के सब बताओ। xt भी बताओ इसके अंदर, इसकी जगह xt लिख लीजिए आप, xt रिलेशन भी बताओ साथ में, ठीक है। ये 7 रिलेशंस बताने हैं और at रिलेशन दे दिया, और ये 7 रिलेशन आपको बताने हैं, ठीक है। कैसे करें इसको सुनो आप। एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, adt इंटीग्रल, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या करोगे बताइए 2t - 4 dt इंटीग्रल, कितना आएगा ये बताइए, 2t² - 2 माइनस का 4t, यानी कितना आ गया t² - 4t, ये आपके पास आ गया vt रिलेशन। अब हमें बताना है xt रिलेशन, ठीक है ना। xt रिलेशन कैसे निकालोगे, इसको इंटीग्रेट करना आपको, vdt इंटीग्रल होता है ये, यानी कि ये होगा यहाँ पे t² - 4t dt। हाँ जी, सोल्व करो, कितना आएगा ये आएगा आपके पास t³ / 3 माइनस का 4t² / 2 माइनस का 4t² / 2, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा बताइए,
ये आएगा आपके पास t³/3 माइनस का 2t²। आगे ना बात समझ में आपको? कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया एक्सटी रिलेशन, राइट। एक्सटी रिलेशन आपके पास आ गया, वीटी रिलेशन आपके पास आ गया, एक्सटी वीटी। अब हमें निकालना है इस केस के अंदर वीएक्स रिलेशन, ठीक है ना। वीएक्स रिलेशन निकालना है, तो कैसे करोगे बताइए वीएक्स रिलेशन निकालने के लिए? इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी, इसमें ये प्रॉब्लम वाला है, ठीक है ना। इस टाइप का नहीं आएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा बहुत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीटी रिलेशन क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। इसको सोल्व करके पहले यहां से टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी v की टर्म्स में, और यहां पे पुट करना पड़ेगा वो, ठीक है ना। इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स कभी नहीं आएगा ऐसा, लेकिन होगा तरीका यही है इसका कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसमें से टाइम को एलिमिनेट करना है आपको। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए जो मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए भी टफ हो जाएगा करना, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला जो है ना, ये फिजिक्स में तो खासकर नहीं आने वाला, ठीक है ना। लेकिन तरीका क्या होगा, वही होगा, टाइम एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर रहने देते हैं हम इसको वीटी रिलेशन को, इसके अंदर से वीएक्स रिलेशन को रहने देते हैं। ये मान लो पूछा ही नहीं गया, एएक्स रिलेशन निकालना है अपने को, एएक्स रिलेशन। तो अब एक काम करो, यहां से जो है ना, यहाँ पे बताइए a इज इक्वल टू 2t-4 है, तो 2t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a+4, और t की वैल्यू आएगी आपके पास a+4/2। और ये आप पुट कर दीजिए आप किसमें, ये जैसे कि ax पूछा गया था तो x के अंदर पुट कर दीजिए, इसके अंदर। इसको अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे, ये एक्सटी रिलेशन है ये वाला, ठीक है ना, ये एक्सटी रिलेशन है। और t की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बताइए, वहां से ax रिलेशन आ जाएगा, ax रिलेशन। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ax रिलेशन कैसे निकालें। av रिलेशन कैसे निकलेगा बताइए, av रिलेशन देखो, वेलोसिटी की वैल्यू ये है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, इसमें जो यहां से देखो, या इसको सोल्व करके ये आया आपके पास, इसको पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, इसको जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास एवी रिलेशन आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात आपको? अब मैं निकालना मोमेंटम टाइम रिलेशन, तो कैसे निकालोगे? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका, मास गिवन होना चाहिए, सपोज 4 kg गिवन है मास, सपोज 4 kg गिवन है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू ये दे रखी है आपको t² - 14, ये आपके पास आ गया मोमेंटम टाइम रिलेशन। ऐसे फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो क्या करोगे बताइए, मास कितना दे रखा है 4, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसके अंदर, एक्सेलरेशन ये वाला दे रखा है 2t-4। तो इस प्रकार आप ft रिलेशन भी निकाल सकते हो। तो कोई एक रिलेशन दे रखा हो तो बाकी सभी रिलेशन निकल जाएंगे। नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाना है। एक्सेलरेशन देखो गिवन है, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4x के बराबर। हाँ जी, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपको, 4x के बराबर। आपको बताना है वी एक्स रिलेशन, फाइंड वी एक्स रिलेशन। या ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी बताओ x इक्वल टू 2 पे, ऐसा ही पूछ सकता है। ये मान लो पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट फाइंड v, देखो फाइंड v एट x इक्वल टू 2। कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, आप इसको सोल्व कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, और इसको करने का जो तरीका वो मैंने बताया हुआ है आपको, अब आज की क्लास में बताया मैंने आपको। मैं आपको इसको करने के लिए 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको ए एक्स रिलेशन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 4x, और एक वी एक्स रिलेशन बताना है, और एक वेलोसिटी निकालनी है आपको x इक्वल टू 2 पे। देखते हैं इस 30 सेकंड्स में कितने स्टूडेंट अपना आंसर टाइप कर देंगे। यस, फास्ट, आपका टाइम अब शुरू होता है। अभी देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और ये आपको करके दिखाना है खुद। आंसर जो है ना इसे कमेंट बॉक्स में लिखना है, 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, गिवन है वेलोसिटी दी हुई आपको 4x के बराबर, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है 4x, टाइम की फॉर्म में नहीं दी वेलोसिटी, x की टर्म्स में दी है वेलोसिटी, ठीक है ना। v इक्वल टू 4x दिया हुआ, निकालना है आपको टू फाइंड, आपको निकालना है एक्सेलरेशन
क्वेश्चन ये है इसका, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन बताना x इक्वल टू 2 पे। देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट कर सकता है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आज की क्लास में बता चुका हूं, ठीक है ना। वेलोसिटी दी हुई है 4x, वेलोसिटी क्या दी हुई है 4x, आपको एक्सेलरेशन निकालना है उस बॉडी का x इक्वल टू 2 पे। जिस बॉडी का ये v एक्सेलरेशन दिया हुआ है उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा एट x इक्वल टू। हाँ जी, सोल्व कीजिए आप, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आपको टाइम दिया जा रहा है 30 सेकेंड्स। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए आप एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, यानी कि वेलोसिटी को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए और फिर उसको वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी x के टर्म्स में x के फॉर्म में दी हुई है यार, तो x के रिस्पेक्ट में इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगी, इजीली हो जाएगी डिफरेंशिएट, और फिर उसको जो है ना वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई करना उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने के लिए। एक काम करो, पहले तो निकालो dv बाई dx, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पहले तो dv बाई dx की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि d बाई dx ऑफ 4x कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा आपके पास, 4, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो क्या आंसर आएगा इसका 4। ये dv बाई dx की वैल्यू है, तो और v की वैल्यू है 4x, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, v की वैल्यू पुट करो पहले 4x इंटू dv बाई dx की वैल्यू कितनी है 4, यानी 16x। ये a एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 16x। ये क्या आ गया a एक्सेलरेशन। आपसे इस वाले क्वेश्चन में a एक्सेलरेशन भी पूछ सकता था, तो a एक्सेलरेशन ये आएगा a इज इक्वल टू 16x। अब उसके बाद निकलेगा ये, तो पहले a एक्सेलरेशन ही निकलेगा, यानी कि ध्यान रखिए आप कि v एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन बड़ा इजीली निकल जाता है, v एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन बड़ा इजीली निकल जाता है। और अब आप एक काम करो, इसके अंदर x की वैल्यू 2 पुट कर दो आप, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आएगा आपके पास 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 10 सेकंड्स। आज की क्लास हमारी खत्म हो चुकी है यहीं पर ही, और अब आपको इस क्लास को तैयार कैसे करना है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कैसे करना है, मैं उसका तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको दी जाएंगी डीपीपी नंबर 20, 21 और 22, ठीक है ना। एक्चुअल में एक बात कही जाती है हमेशा, किसी भी सिलेक्शन में टीचर का रोल 10% होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, और 90% रोल होता है स्टूडेंट का, ठीक है। अब क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने वो 10% रोल निभा दिया है, वो प्ले कर दिया मैंने 10% रोल, और इससे बेस्ट नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्रैश कोर्स करके सिलेक्शन ले लेते हैं, तो वो काम किया जा सकता है। आपको करना क्या है, डीपीपी नंबर 20, 21, 22, ये जो 20 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तो आपको ये वाले सोल्व करने हैं, राइट, ठीक है। एक इनका एक टेस्ट पेपर भी है, आप वो हमसे मंगवा सकते हैं, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस हैं, ये आप सोल्व कर लीजिए, इसके 90 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपके पास टाइम है तो इसकी एक सक्सेस मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट एक बुकलेट है जिसके अंदर ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन और भी ज्यादा हैं, उसमें प्रीवियस ईयर्स भी हैं, आप वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व कर सकते हैं, आप वो भी मंगवा सकते हैं। यानी कि इसके करीबन 200 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, 200 के अराउंड, और टॉपिक है ये 3, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया, रिलेटिव मोशन मैंने बताया, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने बताया। अगर आप इनके इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, और अगर इतने सारे ना हो ना कोई बात नहीं है, ये सिर्फ 60 कर लेना यार, इसी से काफी सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
नंबर 2 बात, ये जो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन पे 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, फटाफट उसका सॉल्यूशन देखना आपको। और सबसे बड़ी बात, इनका हर एक का सॉल्यूशन YouTube के ऊपर अवेलेबल है, हर एक का सॉल्यूशन, ठीक है ना। जिसका सॉल्यूशन आपको ना मिले तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपको कि कैसे आखिर ये मतलब सॉल्यूशन हो पाएगा इसका, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो आप, और मेहनत करके आप इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया इसमें से या तो एक या फिर 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।